नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दावा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। तो ये आपको बताना चाहते हैं। सर, परीक्षा स्थगित करने। थैंक यू जी। सर, इसके अलावा आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। रेडी? नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ शोलापुर की हमारी नवनिर्वाचित सांसद प्रणीति शिंदे जी और एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर विनीत पुनिया जी हमारे साथ हैं और हम आपके पास आए हैं सबसे पहले शोक जताने के लिए जो हाथरस में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हम उनके परिवारों के प्रति, उनके सज्जनों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं और आशा करते हैं कि जो घायल है
वो जल्द से जल्द उनका इलाज हो, वो स्वस्थ हों और हम सभी इस वक्त यूपी और हाथरस के लोगों के साथ उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल हमने एक बहुत दुखद नज़ारा सदन के अंदर देखा। कांग्रेस पार्टी की मांग और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी की मांग ये थी कि इस 18वीं लोकसभा सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर मणिपुर के दोनों सांसद अपनी बात रखें। और ये बार बार राहुल गांधी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं। उन्होंने मणिपुर में समाज के बीच में जो बंटवारा हुआ है देखा है। सिविल वॉर जैसे एक वातावरण वहाँ पे है और इसीलिए राहुल गांधी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज़ रखने का अवसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज़ रखने का अवसर नहीं दिया तो बहुत गलत संदेश सदन से मणिपुर के लोगों को जाता है। ये बात राहुल गांधी जी बहुत खूबी से जानते थे और इसीलिए हमारे पहले जो सांसद हैं मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी। जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं। और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे। लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकुले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहाँ पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई, हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की। मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज़ सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भाषण रखी, लेकिन एक बार भी मणिपुर का बात उन्होंने नहीं उठाया। अंत में बस उतना ही कहा कि अगर आपको समय नहीं मिला तो आपको पार्टी को पूछना चाहिए। हम पार्टी से क्यों पूछे, हम उनसे क्यों नहीं पूछे? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़प्पन नहीं होता कि अगर वो बैठ जाते, अगर वो एक विरोधी सांसद को पानी का ग्लास दे सकते हैं तो एक विरोधी सांसद जो मणिपुर से आता है
उसकी 2 मिनट की बात सुनने का धैर्य क्यों नहीं है उनके पास? बैठ जाते। और मैं कहता हूं कि अगर वो बैठते, बड़प्पन दिखाते और मणिपुर के सांसद को 2 मिनट अपनी बात रखने देते तो एक बहुत अच्छा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आज उत्तर पूर्वांचल को जाता, मणिपुर को जाता। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सुनिश्चित सोच से, योजना से मणिपुर को बार बार अपना पीठ दिखा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने भी मणिपुर का नाम अर्ज किया, लेकिन मोहन भागवत जी की बात भी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं मानी, बड़प्पन नहीं दिखा पाए। और मुझे लगता था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई मणिपुर का सांसद बोले, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वो अपने जिद पर अड़े रहे। 2 घंटे तक वो मणिपुर का सांसद चिल्लाते रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आरोप और निम्न स्तर की राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि कल हमने एक ऐतिहासिक मौका हमने गंवाया, जब पूरा देश हम मणिपुर को एक संदेश देना चाहते थे। मैं दोबारा आभार प्रकट करता हूं राहुल गांधी जी का, जो पहले दिन से संवेदनशील थे, पहले दिन से वो चाहते थे कि दोनों अपना पक्ष रखें। वो स्वयं खड़े होकर वो अध्यक्ष महोदय को गुजारिश कर रहे थे कि दोनों को अपना पक्ष रखने दे। और फिर मैं उत्तर पूर्वांचल के सांसदों को, जो सब पहले वेल में आए, और उसके पश्चात जो हमारे देश के सांसद जो आए और मणिपुर का हमने साथ दिया, मैं सबको आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमने इंडिया अलायंस ने हमने एक संदेश दिया कि मणिपुर भारत का अंग है, और मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है महिलाओं पर, युवाओं पर, छात्रों पर, बुजुर्गों पर, वो उन अत्याचारों को हम भूले नहीं हैं और उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं बस इतना ही बात कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बहुत ही एक निष्ठुर व्यवहार मणिपुर के प्रति दिखाया और बहुत अपने जिद पर अड़े रहे, जिसके कारण एक ऐसा वातावरण हुआ। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रणीति शिंदे जी आपको अंग्रेजी में यही बातें व्यक्त करें। Namaste. I offer my condolences to the victims who died and their families of Hathras and the stampede that happened in Hathras yesterday, and 106 people who died. The Congress Party offers condolences to their families. I would like to begin by saying that yesterday we saw a gross show of the Prime Minister's insensitivity and lack of empathy towards the burning issue of Manipur that has been going on for so long. Yesterday, we heard the Prime Minister's reply to the presidential address, and just as the Prime Minister's reply was about to begin, Honorable Rahul Gandhi ji raised his hand as the leader of opposition. It's the second most important position, constituent position, after the leader of the House, which is the Prime Minister. He raised his hand to speak, but he was denied the opportunity. It has never happened that the LOP's mic has been switched off. When the Congress was in power and when the BJP was in opposition, the LOP's mic is always on. Even in the Vidhan Sabhas, the LOP's mics are always on. But first time in the history of this country, the LOP's mic has been switched off. He was denied permission by Honorable Speaker to speak on the issue of Manipur. That in itself is an act of insensitivity and lack of empathy towards Manipur. When that happened, the Prime Minister continued his speech. All of us, we identified with the problems of Manipur. India Alliance has strongly stood by the people of Manipur and the MPs of Manipur who wanted a minute, I would say, because we kept asking the Speaker, sir, we just want a minute. All we wanted is 60 seconds to bring in front of the Prime Minister, who probably either is not aware of the problems of Manipur, he doesn't want to face the people of Manipur, he doesn't want to go to Manipur. And which is why they often deny us the opportunity to present the problems of Manipur in Parliament. There are two MPs from Manipur
who were denied the opportunity, who were not given the opportunity to speak. One was given the opportunity, but yesterday, in front of the Prime Minister, because we wanted to draw the Prime Minister's attention. The Prime Minister does not belong to a particular party when he is representing the country. He belongs to the entire nation. The least we expect from him is sensitivity. When so many people have died, when women have been paraded naked in Manipur, the least we expect of you is 60 seconds. Just listen to us for 60 seconds, but they were denied that opportunity, the MPs. Our whip, Honorable Gaurav Gogoi ji, and the MPs, everybody got into the well. We followed them into the well. Entire India opposition leaders, MPs followed them into the well. We were trying to tell the speaker, just give us 60 seconds. That's all we wanted, but we were denied we were denied the permission. LOP was not given the permission to speak. The Prime Minister refused to speak. Even the Prime Minister didn't even mention Manipur in his speech. That in itself is the most. How hardened can you be? And there's no empathy, there's lack of empathy. He was going on. By the end of it, only the Speaker and the Prime Minister were talking to each other. And of course, the MPs were thumping the desks. There was absolute noise in Parliament. He did not mention any of the important issues. We were telling him that Manipur pe jo अन्याय हुआ है, उसके बारे में हमको बोलने दो. He did not pay heed, and this is not the first time that it has happened. They talk about infrastructure that has happened in the northeast. Why doesn't he use those roads to reach Manipur? Why hasn't the Prime Minister gone to Manipur? That's the major big question that we want to ask the BJP and the Prime Minister. Why isn't he letting us talk about Manipur? And this in itself shows that the BJP, for some reason, is not ready to talk about Manipur. They have been caught on the back foot. If you see the Prime Minister's body language, he did not expect that the India Alliance would attack him. The BJP has gone on a back foot, which is why they're not expecting that India Alliance would be attacking them on so many fronts. They thought he's going to have, the upper hand and one-man show, but that's not going to happen. Sorry to say that to you, Mr. Prime Minister. We're not going to let that happen. We're a constructive opposition. You have to respect the opposition. You have to respect and understand the problems of Manipur, and that's all we're asking you to do. You can silence our voices in Parliament, but you cannot silence our voices on the streets of India. We represent the voice of India. We represent the voice of Manipur, and you cannot deny us that opportunity. And wait for the days to come. We are going to continue with our agitations inside and outside Parliament. We are going to make the Prime Minister accountable and answerable. He is responsible for whatever has happened in Manipur. He is responsible for the atrocities committed in Manipur, and he is also answerable and accountable. He is running away from responsibility. Being the Prime Minister is not all about show, and he's so full of himself that he is he's lending a blind eye to Manipur. So it's not all hunky-dory, and it's not all about show when you're the Prime Minister. When you're the Prime Minister, you're also responsible and accountable for all the atrocities that are happening in our country. And it is your responsibility, it is also the Speaker's responsibility because we adequately represent each and every community in Parliament, and this is the temple of democracy. And you are insulting that temple of democracy. What is the point of making a new building when you're silencing our voices? But we're not going to let that happen. What is the point of this, such a show and so much fauna and flora when you cannot even listen to us for a minute, and when you cannot, the voices of the families the sorrow of the families is what we want to bring in front of you. Maybe your government has not been capable enough to tell you what has exactly happened in Manipur, so give us that opportunity. But you're denying us that opportunity, which means that you're absolutely insensitive to the problems of Manipur. You don't want to talk about Manipur, you don't want to go to Manipur, and you don't want to do anything about it. You have not lent your shoulder to cry on to the families of Manipur, and if the Prime Minister of a country behaves in this way, it is an absolute shameful, and it is an absolute embarrassing thing for any Prime Minister of the country, and it is shameful. I think all of us need to hang our heads in shame if the Prime Minister of the country is behaving in such a manner. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank you. Boss, move one-on-one. प्रशांत जी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप पैक करके आसपास ही रहिए।